हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जो कि है डंपिंग ऑफ टॉबैको, यानी कि तंबाकू में की जो सीडलिंग्स हैं वो मुरझा जाती हैं, उस डिज़ीज़ के बारे में या उस रोग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो बेसिकली जो यहाँ पर एमएससी का सेमेस्टर सिस्टम चलता है बॉटनी एंड एग्रीकल्चर का, उसमें ये टॉपिक जो है देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये जो टॉपिक है इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ये कौन से पैथोजन से होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म या रोग कारक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो डिज़ीज़ है वो बहुत सारी सॉइल इनहिबिटिंग फंजाई के द्वारा होती है, यानी कि मृदा में जो कवक रहते हैं उनके द्वारा ये जो है डिज़ीज़ या रोग होता है। ज़्यादातर जो है पाइथियम नाम की जो फंगस है उससे डिजीज़ होती है। अब पाइथियम की दो जो स्पीसीज़ हैं उनसे ये रोग होता है, पाइथियम एफेंडिडर्मेटम और पाइथियम डिबेरियनम, ठीक है। और इसके अलावा फाइटोफ्थोरा और कभी कभी राइजोक्टोनिया सोलेनी जो है उनसे भी ये डिज़ीज़ देखने को मिलती है। ये डिज़ीज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ पर? ग्रीन हाउस में और फील्ड सिस्टम में, और बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ पर ग्रीन हाउस और खेत होते हैं वहाँ पर इस डिज़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि लक्षणों की। तो डंपिंग ऑफ जो है वो ऐसी नर्सरीज़ के अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ पर हैवी क्ले सॉइल हो या लाइट सैंडी सॉइल्स हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पर जो है ये सिम्टम्स या ये डिज़ीज़ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये डिज़ीज़ जो है वो किसी भी स्टेज के अंदर अपीयर हो सकती है, यानी कि सीडलिंग की किसी भी स्टेज में ये अपीयर हो सकती है। लेकिन जब हम मैक्सिमम डैमेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम डैमेज जो है वो सोइंग के लगभग 5 to 6 वीक्स के बाद में दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं कि बुआई के 5 से 6 सप्ताह के बाद में इस डिज़ीज़ का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ये डिज़ीज़ जो है वो 2 फेजेज़ में होती है, प्री इमरजेंस डंपिंग ऑफ और पोस्ट इमरजेंस डंपिंग ऑफ। तो इन दोनों ही फेजेज़ को हम देख लेते हैं। फर्स्ट फेज़ जो है आपकी वो है प्री इमरजेंस डंपिंग ऑफ। इसमें क्या होता है, यहाँ पर सीडलिंग्स जो हैं वो इनफैक्ट होती हैं, मतलब जो आपकी सीडलिंग्स हैं, जो बीज जब अंकुरित हो जाता है तो सीडलिंग जो डेवलप होती है वो इसमें संक्रमित होती है, और इमरजेंस से पहले यानी कि बाहर नहीं, सॉइल से बाहर निकलने से पहले ही वो सीडलिंग मर जाती है, नष्ट हो जाती है, डाई ऑफ हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे कि पुअर और अनइवन स्टैंड जो है सीडलिंग का देखने को मिलता है, जैसे कि हम यहाँ इमेज में दे सकते हैं। देखिए स्टेम के ऊपर ब्राउनिश धब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टेम जो है वो रूट के पास से गल गया है, रूट सिस्टम जो है इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनमें से किसी भी स्टेज के अंदर प्री इमरजेंस यानी कि सीडलिंग के डेवलप होने से पहले ही सीडलिंग जो है वो नष्ट हो जाती है। दूसरा जो है वो है पोस्ट इमरजेंस डंपिंग ऑफ। ये जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फेज़ है। इसमें क्या होता है, जो सीडलिंग है उसकी जो 2 टाइनी 2 लीव्स होती हैं, या हम कह सकते हैं जो कॉटिलिडेंस होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों डिसअपीयर हो जाते हैं? क्योंकि जो स्टेम है, स्टेम के अंदर वेट रोटिंग होती है, जिसे हम हिंदी में आर्द्र गलन कहते हैं। तो वेट रोटिंग होती है, जिससे क्या होता है, जो सीडलिंग का स्टैंड है वो धीरे धीरे डेली डिमिनिसेस होता जाता है, ठीक है। अब जो डंपिंग ऑफ है वो बेसिकली पेचेस के अंदर देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब स्टार्टिंग होती है तो पेचेस के रूप में होती है, फिर वो पेचेस जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। अगर उन्हें हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो एक अनचेक्ड हो जाते हैं। अगर हमें कोशिश यही करनी है कि स्टार्टिंग की जो फेज़ होती है उसी में हम इसको कंट्रोल करने, नहीं तो ये बहुत ही तेज़ी से फैल जाते हैं। जो ऑल्डर सीडलिंग्स होती हैं उनमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, श्रिवलिंग देखने को मिलती है, स्टेम के ऊपर ब्राउन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, और बेसिकली ये जो ब्राउन डिस्कलरेशन होता है वो नियर द सॉइल होता है, यानी कि मिट्टी के पास वाला जो तना होता है उसमें ब्राउन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है।
उसमें अगर मिट्टी में हम उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, वेट सॉइल कंडीशन होती है, तो जो तना है उसके अंदर रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तना जो है वो गलने लग जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए क्या होता है, जो डिकेड स्टेम है वो कोलैप्स हो जाता है, सीडलिंग जो है वो टॉपल ओवर हो जाती हैं और पार्चमेंट को छोड़ देती हैं, और जो सॉइल है उसके ऊपर ब्राउन क्रेस्ट के रूप में, यानी कि भूरी पपड़ी के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो है सीडलिंग दिखाई देती है। जो वेट रोटिंग जो है वो देखने को मिलती है, आर्द्र गलन देखने को मिलता है। सीडलिंग जो है उसमें सडन कोलैप्सिंग हो जाती है, यानी कि सीडलिंग गिर जाती है। सीडलिंग के अंदर सर्कुलर पैचेस देखने को मिलते हैं, और जब वेट वेदर कंडीशंस होती है तब ये जो सीडलिंग है, ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो सीड बेड है वो उसमें कंप्लीट लॉस हो जाता है। यानी कि जितनी भी क्यारियाँ डेवलप की गई हैं तंबाकू के पौधों के लिए, उनमें कंप्लीट लॉस तक देखने को मिलता है अगर वहाँ पर वेट वेदर है, यानी कि नम अगर मौसम है तो ये डैमेज ज़्यादा होता है। अब ये जो पैथोजन है उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, तो जो पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन है वो इस डिज़ीज़ के लिए भी फेवरेबल कंडीशन हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो कंडीशंस हैं जो इस डिज़ीज़ को फैलाती है। तो इन कंडीशंस को कंट्रोल करके हम इस डिज़ीज़ को रोक सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम ओवर क्राउडिंग करते हैं सीडलिंग की, यानी कि सीडलिंग्स को बहुत ज़्यादा पास उगाते हैं, तो ये डिज़ीज़ हो सकती है। इल ड्रेन्ड नर्सरी बेड, जो क्यारियाँ हमने बनाई हैं अगर उसमें पानी प्रॉपर्ली नहीं निकल पा रहा है, निष्कासित नहीं हो पा रहा है, तो डिज़ीज़ हो सकती है। हैवी शेड इन नर्सरी, अगर नर्सरी के अंदर बहुत ज़्यादा छाया है। इसके अलावा हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी कि 90 to 100%, जब नमी या आर्द्रता जो है अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लगभग 90 से 100% है, तो ये डिज़ीज़ हो सकती है। जिस सॉइल में उन प्लांट्स को लगाया गया है वो सॉइल जो है उसका अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर अगर 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, और जिस सॉइल में सीडलिंग्स को लगाया गया है वहाँ का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो पैथोजन के लिए फेवरेबल है। इसलिए जो तंबाकू के प्लांट हैं उनके लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर डंपिंग ऑफ डिजीज़ होती है। अगर हम डिजीज़ साइकिल की बात करते हैं तो ये पैथोजन जो है वो सॉइल में सर्वाइव करता है, तो ये डिज़ीज़ जो है वो सॉइल बोर्न हो गई, यानी कि मृदोड़ रोग हो गया, क्योंकि सॉइल में ये जो फंगस है पाइथियम, उसके ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर्स रहते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन हमेशा इन ऊस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन है या प्राथमिक संक्रमण है वो सॉइल बोर्न, यानी कि मृदोड़ कवकीय बीजाणु द्वारा, सॉइल बोर्न फंगल स्पोर्स के द्वारा होता है। और जो सेकेंडरी स्प्रेड की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्प्रेड जो है वो स्पोरेंजिया और जू स्पोर्स के द्वारा होता है। जू स्पोर और स्पोरेंजिया जो हैं वो या तो हवा के द्वारा या फिर इरिगेशन वाटर, यानी सिंचाई के जल के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर ये जो आपको ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि जो सॉइल है उसके अंदर ऊस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले ये एक इन्फेक्टेड रूट हो गई जिसके अंदर वो फंगस जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये स्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रही है माइसीलियम के ऊपर। इस स्पोरेंजिया से क्या होता है, इसके अंदर जू स्पोर्स डेवलप होते हैं, और ये जू स्पोर जो हैं जर्मिनेट होकर के इस तरीके से प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो माइसीलियम है उसके ऊपर ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम जो हैं डेवलप होते हैं, अंडधानी और पुंधानी डेवलप होती हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज आती है जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है, जो पुंधानी है, जो एंथ्रीडियम है, ये अपनी न्यूक्लियस को इस ऊगोनिया में छोड़ देती है। तो फ्यूज़न से यहाँ पर ऊस्पोर या निषिक्तांड बनता है, जो कि काफ़ी टाइम तक डॉर्मेंट रह सकता है, रेस्टिंग फेज़ में रह सकता है। अब ये ऊस्पोर या निषिक्तांड जब जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो अंकुरित हो करके अपने पास में जो भी प्लांट, जो तंबाकू का प्लांट है उसके अंदर
जर्मिनेट होकर के अपने माइसीलियम को एंटर करवा देता है और एंटर करवा करके उसको इन्फेक्ट कर देता है। तो ये रोग चक्र जो है वो बारी बारी से चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस रोग को मैनेज कर सकते हैं। तो जितने भी हमने फेवरेबल कंडीशंस देखी थी उसकी अपोजिट कंडीशंस के द्वारा हम इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, हमें ऐसे सीड बेड तैयार करने चाहिए जहाँ पर एडुकेट ड्रेनेज फैसिलिटी हो, यानी कि पानी निकलने की प्रॉपर फैसिलिटी क्यारियों में होनी चाहिए। जब हमें बुआई करनी है, सोइंग करनी है, तो उससे पहले हमें जो क्यारियाँ या सीड बेड्स हैं उनके अंदर पैडी हस्क यानी कि धान का भूसा डालना है और उसको जला देना है। तीसरी चीज़, हमें क्यारियाँ जो हैं उनके अंदर या तो 1% बोरेक्स मिक्सचर को डालना है या फिर 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को डालना है, और ये दोनों में से जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे हमें बुआई से 2 दिन पहले यूज़ करना है। ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें जो है ओवर क्राउडिंग नहीं होने देनी, यानी कि सीडलिंग जो है उसको हमें कम मतलब पास नहीं उगाना है, बहुत ज़्यादा उनकी भीड़ नहीं करनी है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें जो है सीडलिंग्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। ठीक है। और जब बुआई के 2 सप्ताह हो जाते हैं, सोइंग को 2 वीक्स हो जाते हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें 1% बोरेक्स मिक्सचर या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या 0.2% मैंकोजेब, ठीक है, इनको हमें स्प्रे करना है। इनमें से तीनों में से हम किसी भी चीज़ को स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो बोरेक्स मिक्सचर को, चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को और चाहे मैंकोजेब को, और इनको हमें हर 4 दिन के इंटरवल के अंदर स्प्रे करना है। ठीक है। कब करना है, जब ड्राई वेदर हो। ठीक है। इसके अलावा हमें अगर ड्राई वेदर है तो हमें हर 4 दिन में करना है। अगर जो है वेट वेदर है यानी कि नम मौसम अगर है तो हमें इसको कब करना है, इसको देखिए हमें हर 2 दिन के इंटरवल के अंदर करना है, जब मौसम क्लाउडी है। ठीक है। वेट और क्लाउडी जब मौसम होता है, जब बादल हो रहे हो या नमी बहुत ज़्यादा हो, तब जो है हमें 2 दिन के इंटरवल में करना है। किसको, इन्हीं तीनों को, बोरेक्स को, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को और मैंकोजेब को। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम 0.2% मेटालिजाइल इनका जो है हम स्प्रे कर सकते हैं हर 10 दिन में। ठीक है। कब, जब जर्मिनेशन को ऑलरेडी 20 डेज़ हो चुके हों। तो इन सारी कंडीशंस के साथ में इस तरीके से हम इस डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि तंबाकू की डंपिंग ऑफ डिज़ीज़ के ऊपर था। आई होप राशि जो है, जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बोला था, उनका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके ऐसे ही मोटिवेटेड कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं और नए वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे प्रिपेयर करते हैं। तो आपकी जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।